अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुश आमदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमो साकिब। क्लियरमैन प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट एंड पावर्ड बाय सनसिल्क एंड टेलीनॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर लीग के हाई वोल्टेज मुकाबले जारी हैं। कल रावलपिंडी में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त देकर इवेंट में अपने नाकाबिले शिकस्त होने का सिलसिला जारी रखा है। और मैच की सूरत हाल पर अगर एक नजर डालें तो मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। यूनाइटेड की जानिब से आगाज से ही साहबजादा फरहान ने जारहाना खेल का मुजाहरा किया। उन्होंने 35 गेंदों पर 53 रन छक्कों और 7 चौकों की मदद से बनाए। इसके अलावा कोलन मुनरो ने भी जबरदस्त तरीके से विकेट के चारों तरफ आजादाना तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से शॉट्स लगाई और मुनरो ने 25 गेंदों पर 48 रन्स बनाए। उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के भी लगाए। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो उन्होंने 202 रन्स बनाए। इस टोटल को जोड़ने में हैदर अली और जैसन होल्डर के 33 और 32 रन्स का जो किरदार है नजम, वो काफ़ी अहम था। डेफिनेटली जी। और इसके साथ ही जब हम आगे देखते हैं, मुल्तान की बात करते हैं, तो मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की तो 203 रन्स के हदफ को जो है ना हासिल करने के लिए सुल्तान्स का जो आगाज़ था वो उस तरीके से नहीं हो सका। और फिर मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से जब आगे बैटिंग बढ़ी और उन्हें शे होप की विकेट जो है वो गंवाना पड़ी। और शे होप की विकेट को गंवाने के बाद पावर प्ले के अख्ताम तक मुल्तान सुल्तान्स का हदफ जो है वो मुस्तहकम नजर नहीं आ रही थी। मुल्तान सुल्तान ने ज़हमत की और एक के बाद एक गिरती गई। यस, एक के बाद, लेकिन पहले पावर प्ले के अख्ताम तक मुल्तान सुल्तान्स हदफ के ताक़ुब में मुस्तहकम नजर नहीं आ रही थी। और मुल्तान सुल्तान ने मुज़ाहमत की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी तवातर से विकेटें गिर रही थी और रन रेट पर प्रेशर बढ़ रहा था। और 19वें ओवर में सारी टीम रन्स पर जो है ना वो 155 रन पर ढेर हो गई थी। और मुल्तान सुल्तान की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 38, जबकि उस्मान खान ने 32 और इफ्तिखार अहमद ने 31 रन बनाए। यकीनन फतह के लिए ये रन्स काफ़ी नहीं थे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात करें तो तमाम बॉलर्स कामयाब रहे विकेट लेने के लिए, लेकिन बिलखुसूस जैसन होल्डर की, जिन्होंने अपने बल्ले से रन्स भी जोड़े और उसके साथ साथ तबाहकुन बॉलिंग भी की है और सिर्फ 25 रन देते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। यही वजह है कि जैसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज भी हासिल रहा। और आज कोई मैच नहीं है, इसलिए कल के मैच पर तबसरे के साथ साथ आज से क्रिकेट में अब तक खेले गए PSL में मैचों पर बात होगी। पॉइंट्स टेबल का जिक्र किया जाएगा और कौन कामयाब होता नजर आ रहा है। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ रहे हैं यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 शख्सियत हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। यासिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। कल का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत कमाल की कॉम्पोजिशन अगेन नज़र आई और ये नज़र ही नहीं आता, ये फील ही नहीं होता कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टफ टाइम ले रही है या स्ट्रगल कर रही है, बहुत स्मूथली चीज़ों को लेकर बढ़ रही है आगे। जी बिल्कुल, अमेजिंगली। फिर और टेबल के टॉप पे है, लास्ट ईयर भी 6 पॉइंट्स के साथ, 6 पॉइंट्स के साथ। और चैंपियन जो मुल्तान सुल्तान ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करा दी उन्हें, मेरे ख्याल से दे मिस द ट्रिक अगेन। लास्ट टाइम हमने देखा ये गलती की थी क्योंकि चेस थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी टूर्नामेंट का आगाज है। उस टीम के जो फॉर्म में चल रही हो पहले बैटिंग करते हुए, एब्सोल्युटली। और मुल्तान सुल्तान ने पहले भी 200 रन किए कराची में, वो जब पहले बैटिंग करके गए थे। मेरे ख्याल से कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके ये था कि शायद हम फिर चेस जो है वो करा देंगे, तो आज हमें चेस करना चाहिए। बट मैं समझता हूँ कि साहबजादा फरहान ने एक्सीलेंट स्टार्ट दिया। वंस अगेन ही गॉट 53 और अपनी फॉर्म को जो है वो बरकरार रखे हुए हैं, और विच इज़ वेरी गुड फॉर हिम। और उनकी टीम के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके ऊपर से वो रन कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी, देखें आप 48 कोलन मुनरो जो है वो एक इंटेंसिटी के साथ खेल रहे हैं लगातार तीसरे मैच में। हाँ, लगातार तीसरे मैच में वो अपनी फॉर्म शो कर रहे हैं, इंटेंट शो कर रहे हैं। फिर सबसे जो अच्छी बात मेरे ख्याल से फील्डिंग में इन्होंने 7 कैचेस पकड़े मेरे ख्याल से। तो कैचेस विन मैचेस वो भी है। अच्छा, इस कल के मैच की एक अच्छी बात हमें नज़र आई कि कुछ ग्लिम्स आ रहे थे कि ये हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। बट इन दी एंड मेरे ख्याल से मिडल में ही मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा लूज कर गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, ग्रिप नहीं थी मुल्तान की किसी भी पॉइंट पर जाके हम कहें कि डोमिनेट नहीं कर रहा था। शुरू में देखें साहबजादा फरहान ने जब डोमिनेट किया तो ये लोग वापस आ गए थे, 14वें ओवर में आ गए थे। लेकिन फिर आगे, लेकिन फिर हैदर अली 12 से लेके और 15 ओवर तक, 16 ओवर तक
मुल्तान सुल्तान की ग्रिप आ गई थी, उस वक्त लग रहा था 170 में ये लोग पकड़ लेंगे, लेकिन हैदर अली ने आके फिर जेसन होल्डर ने भी आके मोमेंटम चेंज किया। तो ये मोमेंटम शिफ्टिंग जो है ना, ये नजर आई है कल मैच में। फिर अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान की इनिंग में, तो पहली विकेट शाय होप जल्दी आउट हो गया, फिर 62 रन की पार्टनरशिप वो वहां से नजर आ रहा था कि अब मुल्तान सुल्तान की ग्रिप आ गई मैच में। लेकिन जैसे ही रिजवान की विकेट गई तो एकदम मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया। तो अच्छा मैच हुआ, बट इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि जो कॉम्प्रिहेंसिवली जिस तरह जीत रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इट्स गुड, क्रेडिट उनका है। हसन भाई, कल टॉस जीतकर मुल्तान का पहले बैटिंग ना करना उनको कॉस्ट कर गया, आपको क्या लगता है क्या वजह बनी? बिल्कुल, अब तक हाईएस्ट रन हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान के, 235 उन्होंने किए थे और रिजवान भी ये समझ रहे थे कि शायद हम ये रन चेस कर लेंगे, मगर जो कंसिस्टेंसी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की आउटस्टैंडिंग रही। जिस तरह से की फैक्टर हम बता रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग था। जब टॉप ऑर्डर कॉलिन मुंजो जैसे बैटर्स जो हैं वो कंसिस्टेंट अच्छा खेल रहे हो और साहबजादा फरहान जैसे बैटर्स अच्छा खेल रहे हो, तो मेरे ख्याल में मुल्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। और इतनी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है बड़ी अच्छी है इस्लामाबाद की। आप देखें कि हैदर अली भी जो है वो भी जिस नोटल के साथ पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हुए और जहां पर उन्होंने 202 रन का टारगेट किया। तो यही चीज होती है कि इनका टीम कॉम्बिनेशन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो बॉलिंग में हो जैसे मुंडे ने 4 विकेट्स लिए, चाहे वो बैटिंग में हो। तो टीम कॉम्बिनेशन किसी भी टीम का हमने देखा 7 मैचेस हो चुके हैं अब तक, और वो टीम कॉम्बिनेशन हमें इस्लामाबाद का नजर आ रहा है, नॉर्थ इंडिया का नजर आ रहा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने डे बाई डे फील्डिंग में, बॉलिंग में और बैटिंग में इंप्रूव कर रही है। तो मेरे ख्याल में रिजवान को जो है ये थोड़ा सा दचका लगा है, क्योंकि ये टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है और शादाब जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं और पहले भी पीएसएल में मैंने देखा जो कम बैक करके आया था अपनी फील्डिंग अपनी बॉलिंग से, एक टीम स्ट्रेंथ उन्होंने जो है यूनिटी बनाई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिसकी वजह से वो उनकी जो सक्सेस है वो बॉलिंग और बैटिंग में भी जा रही है। ठीक है उस्मान, लेकिन यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि रिजवान के जहन में कल क्या होगा जब वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला नहीं कर रहे हैं। जाहिर है टीम जब मैदान में उतरती है तो सामने वाली टीम के हवाले से तैयारी भी करके आती है कि अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो क्या होगा। तो रिजवान के माइंड में, उस वक्त कैप्टन के माइंड में क्या होगा? आई थिंक मुझे इनका लग रहा है कि जो पिछला मैच ये कराची किंग्स से हारे थे, शायद उसी वजह से इन्होंने आज जो इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ मैच हुआ उसके अंदर पहले टॉस जीतकर उनको बैटिंग करवा दी और चेस की तरफ खुद जाने की कोशिश की। हालांकि जो ट्रेंड्स बता रहे थे और जो अब तक के मैचेस हुए हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, वो जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी वही ज़्यादातर मैचेस अभी तक जीत रही है PSL 2025 के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि गलत एक डिसीजन हुआ है रिजवान से, टॉस जीतकर खुद बैटिंग कर लेते तो शायद जो फ्रेश विकेट थी पिंडी की और बैटिंग फ्रेंडली पैराडाइज थी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था रिजवान एंड कंपनी को, लेकिन वो दूसरी तरफ गए और बॉलिंग का फ़ैसला किया, लेकिन बॉलिंग उस तरह से काम नहीं कर सकी। साहबजादा फरहान के ख़िलाफ़ कोई भी जो टीम है अभी तक सही से बॉलिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इतने सेट हो चुके हैं और उनकी एक अच्छी फॉर्म चल रही है। पर्पल पैच मैं कहूँगा कि उनका इस टाइम चल रहा है और 184 रन्स बना चुके हैं अब तक 3 PSL के मैचेस में और कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। 70 प्लस की उनकी एवरेज है और लग रहा है कि वो भरपूर फॉर्म में है और अब आगे जो पाकिस्तान की जो सीरीज़ आ रही है उसके लिए भरपूर नॉक भी करेंगे सिलेक्शन कमेटी को कि मुझे टीम में शामिल किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मुल्तान सुल्तान से कुछ ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, बस ये है कि उनको पार्टनरशिप चाहिए थी। जब चेस करने गए तो पार्टनरशिप नहीं लगी। रिजवान कुछ देर तक खड़े रहे, फिर उसके साथ साथ उस्मान खान भी खड़े रहे, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए और फिर पार्टनरशिप नहीं लग सकी। इफ्तिखार अहमद ने कोशिश की नीचे से आकर के कुछ थोड़ी बहुत हिटिंग करें, लेकिन उनके साथ भी कोई साथ देने वाला बल्लेबाज नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये जो मैच कल हुआ है ये PSL की जो 2 बेहतरीन डाटा ड्रिवन साइड्स हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और मुल्तान दोनों ऐसी टीम्स हैं जो कि डाटे के ऊपर बहुत जाती हैं, नंबर्स के ऊपर बहुत वर्क करती हैं और इसी वजह से काफ़ी सक्सेसफुल भी रही हैं। इस्लामाबाद तो 3 में से 3 मैचेस भी जीत चुकी है, लेकिन मुल्तान का अभी तक अच्छा आगाज़ नहीं रहा। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस्मान। अच्छा यासिर भाई, एक तो बात करें ज़रा साहिबजादा फरहान के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से उस्मान बता रहे हैं कि उनका टीम का बनता है तो हमारी भी बात करनी बनती है कि व्हाट सो स्पेशल अबाउट हिम। उनकी इनिंग्स में आपको क्या स्पेशल चीज़ नज़र आती है जो आगे पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, और अभी तक वो कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं, तो उनके लिए कंसिस्टेंसी कितनी जो है ना वो ज़रूरी रहेगी आगे उसके लिए। और दूसरी चीज़ कि दोनों टीम्स में से पावर प्ले का इस्तेमाल कल आपने देखा, पावर प्ले का इस्तेमाल PSL T20 क्रिकेट के लिए कितना ज़्यादा अहम है? बड़ा इम्पोर्टेंट आपने दूसरा क्वेश्चन किया। साहबजादा फरहान के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ही इज़ वेरी फोकस्ड और इस टाइम वो अपनी प्राइम फॉर्म में लग रहे हैं
पहले भी 3 सेंचुरियाँ की, उसमें एक 150 भी शामिल है। T20 में 150 करना बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद इस PSL में उन्होंने सेंचुरी की है, अब 50 की है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अभी तक सबसे ज़्यादा छक्के इस PSL में 10-11 छक्के, तो इट मीन्स कि ही इज़ ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। और यहाँ से उन्होंने अपने आप को किस तरह आगे का सोचना है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक वो जो चाहते हैं वो हासिल ना कर लें, उस वक्त तो उनको स्टॉप नहीं होना चाहिए। बिलीव करें और उसके लिए गोल बना के वो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये उनकी टीम के लिए फिर एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। और एक इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस इन PSL ड्राफ्ट। ओके, अच्छा, ये तो अभी इंक्लूड हुए हैं T20 के बाद। जब 3 सेंचुरियाँ की हैं तो ये इंक्लूड हुए। ओके, मतलब आप देखें कि इनकी डिटर्मिनेशन कितनी अच्छी है कि इन्होंने अपना टारगेट पहले PSL सेट किया होगा। एब्सोल्युटली, वहाँ पे ये डिजेक्टेड हुए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी होप को नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा। डू और डाई सिचुएशन, अगर अब वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर अगेन वो दोबारा भी देखिए, उसके बाद T20 नेशनल कप हुआ है, नेशनल T20, उसमें इन्होंने 3 सेंचुरी किए तो इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड वापस लेके आया। तो इट मीन्स कि ही प्रूव्ड हिज पॉइंट। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये हौसला मिलता है उनके लिए, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ से वो अगर परफॉर्म करें तो इंशाल्लाह। पावर प्ले देखें, मेरे ख्याल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन T20 इज़ पावर प्ले। अब पावर प्ले को आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं, इट डिपेंड्स। आपके पास एक तो पावर प्ले खेलने वाले प्लेयर्स होने चाहिए। अगर हम टीमों में देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में हमें फरहान और मुनरो जिस तरह का पावर प्ले खेलते हैं, मेरे ख्याल से बेस्ट पावर प्ले खेलते हैं। वो बॉलर्स की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ऐसी शॉट्स खेलते हैं। साहबजादा फरहान ये अपनी गेम को जो है अडॉप्ट करते हैं। जो अच्छा प्लेयर होता है, अच्छी फॉर्म में हो, तो वो गेम को अडॉप्ट कर सकता है। जब बैटर की बात आती है, जिस तरह सऊद शकील हैं, सऊद शकील को कभी हमने नहीं देखा कि वो ओवर द टॉप खेल रहे हैं या, लेकिन ये सारी डिसीजन मेकिंग होती है। जब आप एक बैट्समैन होता है, उसके पास टेक्निक है, उसके पास शॉट्स हैं, उसके बाद उसने डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी शॉट खेलनी है, कौन सी शॉट नहीं खेलनी, ये उसके हाथ में होता है। साहबजादा फरहान जिस तरह डिसाइसिव हैं, अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, शॉट सिलेक्शन जो है उनकी वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो डिलीवर कर रहे हैं। सही है, ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल जो छक्के लगाए हैं, पहले वो देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। Clear Mansham presents over the boundary. Pretty decent. And this time. Oh, Sasham. Oh, short गेंद, ये सीटी बजाती चली गई। तो जनाब, कोलन मुनरो की मैं बात करना चाह रही थी। हसन भाई, 3 छक्के कल कोलन मुनरो ने भी लगाए हैं। साहबजादा फरहान का बैटिंग में खूब साथ निभाया। पिछले मैच में भी हमने देखा इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो मैच को आगे लेकर गई, उसने मैच को बिल्ड किया। कोलन मुनरो की इनिंग्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? आउटस्टैंडिंग की कंसिस्टेंसी दिखाई है उन्होंने। और हम जितने भी बात कर रहे हैं कि रैली रोसो, कोलिन मुनरो, टिम डेविड जैसे प्लेयर्स, जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज के जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं, ये बड़े अपने एक्सपीरियंस से खेलते हैं। और यही एक्सपीरियंस था कि 48 रन की विनिंग के लिए वो की फैक्टर थी इस्लामाबाद की बैटिंग साइड में। 25 बॉलों पे 48 रन किए हैं। और जब भी डाउन द ऑर्डर आके नंबर 4, नंबर 5 पे कोई बैटर आके ऐसे कम बॉलों पे और ज्यादा रन करता है, तो टीम का डिफरेंस जो है वो 180 और 190 के दरमियान और 200 के दरमियान क्रॉस करता है। यही पार्टनरशिप जब वो खेल रहे थे अच्छा, तो उसके बाद हैदर अली आए और उन्होंने भी स्ट्राइक क्रिएट किया। ऊपर उनकी आइडियल कंडीशंस थी कि उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि यहाँ परफॉर्म करने का PSL में। उजिर शाह हो गए, फहीम अशरफ हो गए और दीगर प्लेयर्स भी PSL से कंपेयर करके पाकिस्तान T20 के स्क्वाड में आए। आगे फ्यूचर में उनकी बड़ी क्रिकेट है। और जिस तरह से शाह जमीन से वो खेल रहे थे, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक किया है, तो मेरे ख्याल में हैदर अली की फैक्टर ऐसे हैं इस्लामाबाद के, कभी मैच का पासा पकड़ सकते हैं। और एक टीम कॉम्बिनेशन देखना हमने जो शादाब ने बनाया, जब शादाब भी टॉप ऑर्डर बैटिंग करने आते हैं, तो वो भी फेल हो जाते हैं। उनकी बैटिंग जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी अच्छी है। तो आजम खान अगर नहीं चल रहे हैं, मगर फिर भी एज ए ऑलराउंडर टीम देखें तो इनकी टीम कॉम्बिनेशन बैटिंग में बड़ा अच्छा बना हुआ है और एक टीम जल हुई भी है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट ये जीत भी रहे। ठीक, अच्छा उस्मान, जिस तरीके से हसन भाई बात करें टीम कंपोजिशन की, इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर बताइएगा कि अगर उनके अंदर कोई गलती इस वक्त तक आपको नजर नहीं आ रही, तो बाकी टीम उनकी टीम कंपोजिशन से क्या सीख सकती है, खास तौर पर बैटिंग के हवाले से? मुझे लगता है कि उनका जो टीम का कोर है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि आप अगर इनके 3 से 4 सीज़न देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो इनके पास वही प्लेयर्स हैं जो कि इस सीज़न के अंदर भी खेलते नज़र आ रहे हैं। इमाद वसीम काफ़ी देर से इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा हैं और इस वक्त
PSL सीज़न 10 के अंदर लीडिंग विकेट टेकर्स के अंदर नंबर 2 पोजीशन पर हैं, और इनके साथ साथ जो नंबर 1 पर हैं वो जेसन होल्डर हैं, और ये पिक किया है इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको ड्राफ्ट के अंदर, और बेहतरीन पिक थी जेसन होल्डर की। और इसी तरह जो बाकी खिलाड़ी हैं जिसमें शादाब खान हैं वो भी कंसिस्टेंट हैं, सीज़न 1 से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं। फिर आज़म खान इनके साथ पिछले 3 से 4 सीज़न अब तक खेल चुके हैं। उससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी थे आज़म खान, लेकिन उसके बाद 3 सीज़न लगातार इस्लामाबाद से खेले हैं। फिर कॉलिन मुनरो उनके साथ काफ़ी लंबे अरसे से खेलते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 4 से 5 प्लेयर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो कंसिस्टेंट इस्लामाबाद से ही खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपने कोर का पता चल चुका है और उनको उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसका भी आइडिया है। और जो बाकी टीम्स अगर मैं देखूं तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है, कुछ के स्क्वाड चेंज हो रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात कर लें तो इस टाइम पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है, और काफ़ी बुरा नेट रन रेट भी है उनका, नेगेटिव में चल रहा है, -4.5 का नेट रन रेट है। और उनके अंदर भी काफ़ी चेंजिंग आई है, उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं चेंज हो गए हैं। सिर्फ टॉम कॉलर, कैडमोर ऐसे प्लेयर हैं फॉरेन क्रिकेटर जो कि पेशावर ज़ल्मी के पिछले 2 से 3 सीज़न के अंदर उनके साथ रहे हैं, लेकिन इस सीज़न के अंदर उनका आगाज़ अच्छा नहीं रहा अभी तक, और जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी की जो पोजीशन है वो काफ़ी डाउन हुई है। और इसी तरह बाकी टीम्स की अगर आप देखें, मुल्तान सुल्तान के कुछ खिलाड़ी हैं जो कि ट्रेड इन होके कराची किंग्स में चले गए, जिसमें खुशदिल शाह हैं, अब्बास अफरीदी हैं। तो जब आप इस तरह के आपके जो कोर प्लेयर होते हैं जब वो एक टीम से दूसरी टीम में मूव करते हैं तो फिर दोबारा से कम्बिनेशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये इतना शॉर्ट फॉर्मेट है PSL का कि उसके अंदर होता ये है कि अगर आप इनिशियली 2 से 3 या 4 मैचेस हार जाते हैं तो फिर कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है यासिर भाई, आप कितना एग्री करेंगे उस्मान की बात से? इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हुई आ रही है इस सीजन में भी, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से ट्रॉफी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ही है और दिफाई चैंपियन भी है, तो यही वजह है कि इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो सेम हैं और हर बार वही खेल रहे हैं आके। देखिए माइंडसेट जो है इनका, एक तो मैनेजमेंट की बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैनेजमेंट जो है इनके लास्ट ईयर भी यही कोच थे जब ये चैंपियन हुए। दूसरा मेरे ख्याल से इनके जो कैप्टन है शादाब, मैं उसको भी क्रेडिट दूंगा। इस तरह के उन्होंने लास्ट ईयर फॉर्म में नहीं थे फिर भी वो टीम को लेके चले, अब वो लग रहा है कि बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं और अब वो फिर जीत रहे हैं। तो एक तो आपकी लीडरशिप भी होती है, आपके जो बॉलिंग को, बॉलर्स को किस तरह यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन क्या है। हमने देखा बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छी थी। किसी बॉलर को जिस तरह नया बैट्समैन आया तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले आए, ठीक है, इमाद से बॉल करवा दिए, उधर से फिर जेसन होल्डर से भी बॉल करवा दिए। एक इनके पास एक और प्लेयर है शहजाद, जो OGDCL से अभी खेले थे और बड़े रन उन्होंने किए फाइनल में भी, वो ऑलराउंडर है। उनसे उन्होंने बॉल नहीं करवाई, आखिर में उनसे बॉल करवाई और एक ऑप्शन थी। उन्होंने जो भी अपनी ऑप्शंस हैं उन पे कॉन्फिडेंस रख के 5 के 5 बॉलर्स को उन्होंने 19 ओवर्स करवाए और खुद भी अच्छा परफॉर्म करे, खुद भी अच्छा परफॉर्म करे। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की बात करें, अगर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं कैप्टन्स की अगर आपने बात की है तो अभी तक आपको लग रहा है कि शादाब की कैप्टनसी सबसे बेहतर है? जी, वन ऑफ द बेस्ट, मैं ये कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट है। सबसे बेहतर बिल्कुल कह सकते हैं, सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप लाहौर कलंदर को देखें, हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड पे काफ़ी बात शाहीन भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। शाहीन ने भी अच्छा कमबैक किया, लाहौर कलंदर ने भी कैरेक्टर शो किया एज ए टीम। जो चीज़ हमें नज़र आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि वो कम मैचेस हारते हैं, उसकी वजह यह है कि हर बंदा अपने रोल को पूरी तरह अदा कर रहा है, निभा रहा है। तो यही चीज़ हमें फिर थोड़ी सी शाहीन की कैप्टनसी में भी नज़र आती है। ठीक है, और ऑब्वियसली रिजवान। अच्छा, मैं एक इसी पे जब हम लोग बॉलिंग ऑर्डर इस्लामाबाद का डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सारे प्लेयर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट जेसन होल्डर ने कल 4 विकेटें ली हैं, मैन ऑफ द मैच भी इस वजह से रहे। लेकिन हम बात करते हैं नसीम शाह के हवाले से, जहाँ पर हमारे स्टार बॉलर्स में नाम आता है हारिस रऊफ का, शाहीन अफरीदी का, शादाब खान का, वहीं पर नसीम शाह भी आते हैं। तो नसीम शाह उसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं जिस तरीके से जो हम उनको देखते हुए आए हैं, परफॉर्म करते हुए आए हैं? नहीं, शाहिद अफरीदी तो खैर बहुत बड़े स्टार थे हमारे। उन्होंने शाहीन अफरीदी देखिए, नसीम शाह की जो बॉलिंग है ना, ये स्पॉट ऑन बॉलिंग है। मुझे उनकी बॉलिंग बहुत पसंद है, वो क्योंकि जगह पे बॉल करना जानते हैं, लेंथ को वेरी करना जानते हैं, ठीक है, उनके पास स्विंग है, नए बॉल से बाहर निकालना जानते हैं, ठीक है, वेरिएशंस हैं। ही इज़ वेरी स्मार्ट बॉलर। और जहाँ पे वो फिट होते हैं, जहाँ पे उनके दिन होता है, वो ज़रूर विकेट्स लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो ट्रायो है,
माशाल्लाह ये शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह, they are one of the best in Pakistan at the moment. That's why they are playing for Pakistan. Exactly. चलें हसन भाई, कैप्टन्स की मैं बात कर रही थी अभी यासिर भाई से, तो किंग बाबर जो PSL में भी ओवरऑल पाकिस्तान की टीम में भी एक टाइम पे बड़ा छाए रहे, लेकिन अब कहीं खो से गए हैं। उस किंग बाबर को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कैप्टनसी में भी कुछ फ्लॉज हैं इस सीजन की, अगर हम खास तौर पर बात करें। क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको लग रहा है बाबर के साथ? देखिए, प्रॉब्लम तो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस है सबसे पहले आपकी, और पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है कि जितने भी कैप्टन थे वो जो है एज ए प्लेयर को खेले हैं, मगर एज ए कैप्टन खेले हैं तो वो टीम से भी ड्रॉप हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क भी पड़ा है बहुत ज्यादा, अगर पास में आप देखेंगे तो। और पास में देखें यही हुआ है कि बाबर आजम भी जो है वो किस्सा तारीख बनते जा रहे हैं, मगर ये इंडिविजुअली उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर आपने लंबे रन करने हैं। अभी भी देखें टॉप में रैंकिंग में जो है वो T20 में भी उनकी रैंकिंग में जो है वो सारे प्राइस में है, मगर फिर भी आपको अभी 70 की एक इनिंग्स खेली उन्होंने इंग्लैंड में। उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट हम यही कह रहे हैं कि डजंट मैटर आप अगर रन नहीं हो रहे, मगर आप एफर्ट करते रहें, अपनी स्किल्स का मुजाहरा करते रहें, और जब PSL जैसी जो लीग आती है वहाँ उस प्लेयर सारे खेल रहे हैं, तो अपनी फॉर्म को लाने के लिए आपको उस फ्रेंचाइज से खेलना पड़ता है, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। और क्या उनको वन डाउन आकर भी ट्राई करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, वापस लाने के लिए फॉर्म में? ठीक है, वन डाउन में अगर वो उनको जो है सर्किल मिलता है, और सर्किल में ग्राउंड शॉट खेलने में महारत रखते हैं ज्यादातर वो, उनके अपने शॉट जो है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितने दीगर प्लेयर्स के हैं। मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप देखें तो ग्राउंड शॉट ज्यादा खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में जितने ओवर्स कम रह जाएंगे और अगर डाउन नंबर 4-5 पे भी है तो उनको उतने ओवर्स नहीं मिलते। और क्रिकेट में ये T20 फॉर्मेट मार देने का गेम है। साबदा फरहान जिस तरह से हिट कर रहे हैं, इरफान जिस तरह से शॉट खेलते हैं, तो ऐसे शॉट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलने पड़ेंगे, जो कि बाबर आजम टेक्निकली खेलते हैं और ग्राउंड शॉट ज्यादा खेलते हैं। तो उनको थोड़ा सा नए बॉल पे भी वेयर एंड टेयर देखें आप, स्लो बॉल से जो पेस बॉल होता है वहां पर वो क्लिक कर जाते हैं बॉल को। तो यही चीज है कि अगर 10 से 20 रन जो है वो शुरू में खेले तो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। और आमिर जैसे बॉलर्स उनको आउट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बॉलर है, तो थोड़ा सा अपनी पार्टनरशिप को बिल्डअप करना पड़ेगा, और उनको अपनी वापस जो इनिंग्स खेली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, या जब वो खेल रहे थे कराची किंग्स में एक टाइम देखें कि वो कंसिस्टेंट खेल रहे थे और 9 टूर्नामेंट हार रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में वापस कमबैक करके उनको आना पड़ेगा, क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है, आगे पाकिस्तान की सीरीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं वापस वो कोई भी फॉर्म को वापस लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल हसन भाई, और अगर अभी तक के हम लोग बात करें पॉइंट्स टेबल की तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है। बाकी टीम्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। हमसे क्रिकेट के साथ रहिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। उस्मान, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। मैं इस ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी बाबर आजम की, उनकी फॉर्म के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बाबर की फॉर्म कहाँ खो गई है सब देखना चाह रहे हैं। शायकीन बड़े बड़े उनके फैंस यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन भी वो कहीं पर हमें उस तरह से परफॉर्म करते हुए या परफॉर्म करवाते हुए नजर नहीं आ रहे। वो स्पार्क कहीं मिस हो गया है। और वन डाउन की जो मैं बात कर रही थी वो भी बताएगा कि उनको क्या वन डाउन पर खेलना चाहिए, या ओपनर एज अ ओपनर आपको लग रहा है वो बेहतर खेल सकते हैं? आई थिंक बाबर आजम इस वक्त दबाव में है और यकीनन उनका बल्ला नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। गो के वो बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने PSL के अंदर 90 से ज़ायद मैचेस के अंदर 3500 से ज़ायद रन्स बनाए हैं, जो कि अभी तक कोई भी बल्लेबाज, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि कोई फॉरेन क्रिकेटर भी इतने रन्स नहीं बना सका है। तो इसी वजह से उम्मीदें ज़्यादा हैं काफ़ी किए हैं, और जिसकी वजह से बिल्कुल उम्मीदें ज़्यादा हैं और बेहतरी लानी होगी अपनी गेम के ऊपर। ख़ास तौर पर ऑफ साइड के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। कवर के ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं, पॉइंट के ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं और लाइन मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जल्दी आउट भी हो जाते हैं। तो बाकी जहाँ तक रहा आपकी का सवाल कि वन डाउन पे उनको खेलना चाहिए, मुझे लगता है कि बाबर आजम ओपन ही खेलते रहे हैं PSL के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि इस सीज़न के अंदर वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेलेंगे, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो उनकी टीम के अंदर दूसरे प्लेयर हैं जो कि अच्छा खेल रहे हैं वन डाउन पोजीशन के ऊपर, उनको वन डाउन का रोल दिया गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे सवाल भी हुआ था कि क्या आप ओपनिंग में कंफर्टेबल हैं या वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की तरफ से वो नुमाइंदगी कर रहे थे तो उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो ओपन पर जाकर खेलें। तो वो खुद भी मोहम्मद हारिस भी कंफर्टेबल नहीं है कि वो ओपनिंग ऑर्डर पर जाकर खेलें। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इसी ऑर्डर के ऊपर ही खेलते नज़र आएंगे, और शायकीन सिर्फ होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी जो पुरानी फॉर्म है उसमें वापस आ जाए, और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी भरपूर तरीके से हो रही है। लेकिन
वही बात है कि क्लिक नहीं हो पा रहे, एक अच्छी इनिंग्स उनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। और वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनकी कैप्टनसी में भी वो चीज़ नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आप खुद से परफॉर्म नहीं करते, लीड फ्रॉम फ्रंट नहीं होते, तो फिर दबाव आपके ऊपर और ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि एक तरफ से आप बैटिंग के अंदर रन्स नहीं कर रहे और फिर ऊपर से आपकी टीम भी नहीं जीत रही, बॉलिंग के अंदर गलतियां हो रही हैं, फील्डिंग के अंदर गलतियां हो रही हैं, बैटिंग के अंदर गलतियां हो रही हैं, तो फिर दबाव ज़्यादा बन जाता है, तनकीद का भी मौका मिलता है लोगों को। तो इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा बाबर आजम को, और पेशावर ज़ल्मी की जो थिंक टैंक है, जो टीम मैनेजमेंट है, इनको देखना होगा। इंज़मामुल हक उनके डग आउट के अंदर हैं, काफ़ी सीनियर प्रो हैं, साबिक कप्तान हैं, बड़े रन्स किए हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को उन्होंने ज़रूर गाइडलाइन दी होगी कि किस तरह से खेलना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में आके और इस लेवल के ऊपर आकर मैं समझता हूँ कि कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती प्लेयर को। प्लेयर ने खुद से भी कुछ चीज़ें, अपनी गलतियाँ होती हैं, उसको दुरुस्त करना होता है और बैठना होता है किसी अकेले कमरे में या किसी ऐसी जगह पर जिस पर वो डीप थिंकिंग करके सोचता है कि मेरे से क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो इस चीज़ से इस बैट पैच से बाबर आजम ने खुद ही निकलना है और इसको खुद से ही निकलना है, ताकि शायकीन क्रिकेट को अच्छे दोबारा से उनकी गेम देख सकें और दोबारा से उनकी फॉर्म को एंजॉय कर सकें। पॉइंट्स टेबल की हम लोग बात कर रहे थे, और इसके साथ साथ मेरी नज़र पड़ी है कि जब हम लोग जिक्र कर रहे हैं बॉलर्स का और उसमें इमर्जिंग टैलेंट की हम बात करते हैं, ऑल्दो मुल्तान सुल्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इमर्जिंग टैलेंट में उबैद शाह का भी नाम है। और उबैद शाह की परफॉर्मेंस कैसी आपके सामने नज़र आ रही है, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक न्यू एडिशन थे। जी बिल्कुल, देखें टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, तो उबैद शाह ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की। ही वॉज हिटिंग द हार्ड डेक हार्ड, और लेंथ बॉल पे उनको पता चल गया था उनकी स्ट्रेंथ है कि उस पर उनकी पेस अच्छी है 140, तो वहाँ से उनको शॉट लगना इतना आसान नहीं है। टॉकिंग अबाउट यंगस्टर, मेरे जहन में एक आए हैं मुश्ताक खलोरो। उन्होंने 93 आउट किए हैं 20 साल फर्स्ट क्लास में। अच्छा। और उन्होंने 17 साल रिकॉर्ड तोड़ा है, सुहेल खान का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिम कि यार, फिर मैंने उनकी वीडियो टैलेंट है बिल्कुल। he is not with any team, but obviously in future inshallah he'll be considered in red ball cricket or white ball. You were talking about talent, तो मतलब he's just 23 years of age. All right. तो he has a good future और he has a good head. मतलब जब आप 93 आउट करते हैं फर्स्ट क्लास में, इट मीन्स कि आपके सारे बॉलिंग मसल्स कंप्लीट हो गए हैं, और साथ में वो OGDCL से खेल रहे हैं, और OGDCL की जो मैनेजमेंट है दे आर डूइंग वेरी वेल। उन्होंने लास्ट ईयर ट्रॉफी जीती, इस साल भी वो नंबर 3 पे फिनिश किया उन्होंने, तो दैट वाज अमेजिंग। लेकिन ओवरऑल जो है मुल्तान सुल्तान की तरफ से हमें उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल टीम्स को? हम लोग देखते हैं पॉइंट्स टेबल पे, और सबसे नीचे पेशावर ज़ल्मी है, इस्लामाबाद टॉप पे है। मुझे लगता है कि जो अभी तक टूर्नामेंट की सबसे कंसिस्टेंट साइड है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। यही वजह है कि वो इस टाइम पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे ऊपर है। 3 में से 3 मैचेस जीते हैं, बेहतरीन बैटिंग कर रही है उनकी टीम, बॉलिंग में भी नंबर 1 जा रहे हैं, फील्डिंग के अंदर भी बहुत एथलेटिज्म उनके शो हो रहा है उनके स्क्वाड के अंदर, और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर नंबर 2 पोजीशन के ऊपर है। उन्होंने बेहतरीन कमबैक किया है अपने दोनों मैचेस के अंदर, और अब ऐसे लग रहा है कि ये जो 2 टीमें हैं लाहौर और इस्लामाबाद की, यही आगे प्लेऑफ तक मुझे लगता है कि ये आसानी पहुंच जाएंगी, क्योंकि कम्बिनेशन बहुत अच्छा इन लोगों का डेवलप होता नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद का तो बिल्कुल बेहतरीन हो गया, गलतियां कोई नहीं कर रही उनकी टीम, और लाहौर ने भी काफ़ी अपना बेटर कर लिया है प्लेइंग 11। और इसके साथ साथ अगर हम उससे पीछे नीचे आएँ तो बाकी टीमें हैं वो स्ट्रगल करती दिखाई दे रही हैं। ख़ास तौर पर हम कराची की बात कर लें, पेशावर ज़ल्मी की बात कर लें, मुल्तान सुल्तान्स की बात कर लें, तो इन टीमों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और पेशावर ज़ल्मी को तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस नेट रन रेट के ऊपर इस वक्त वो मौजूद हैं, उसको कोई अच्छी इनिंग्स भी खेलनी होगी, बड़े मार्जिन से जीतना भी पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड आपको ये नेट रन रेट बेहतर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं ये काम आ जाता है। हसन भाई, अभी देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक तो कंसिस्टेंट है, लेकिन अभी उनका कोयटा से मैच नहीं हुआ, कराची से मैच नहीं हुआ। ये 2 टीमें जो हैं, ये क्या इस्लामाबाद को टफ टाइम दे सकती हैं? देखिए, टफ टाइम तो कोई भी टीम दे सकती है T20 फॉर्मेट में, मगर 3 के 3 मैचेस जीतना जो है वो समझ लें कि आप अपने जो टेबल है, पॉइंट टेबल्स पे आप बिल्कुल साइड पे हो चुके हैं। और अगर एक आध मैच इस्लामाबाद हारती भी है तो वापस कमबैक करने में हमारा एक शदाब बड़ा अच्छा लीड कर रहे हैं। और हम ये बता रहे थे कि 7 मैचेस हो गए हैं। स्टार्टिंग के जो मैचेस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टीमों के। 3 से 4 मैच अगर आप जीत लेते हैं, खेल रहे होते हैं, तो आपकी टीम का बॉलिंग का बैटिंग का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाता है। तो वो
एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आ गया हमें इस्लामाबाद का, जिस तरह से शदाब लीड कर रहे हैं और वो शटलिंग करते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल में ये टीम बड़ी स्ट्रांग हो गई है। और ठीक है, आगे के मैचेस में पता चलेगा कि PSL का रुख किस तरफ होगा। बहुत सारी टीमें अच्छा भी कर रही हैं, बहुत सारी टीमें लैग्स भी कर रही हैं। कल मुलाकात होगी, बहुत सारा ख्याल रखें।